आइए आज हम स्टडी करेंगे यांत्रिकी में सामान्य बल। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको बोलेंगे कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। तो न्यूटन पर आधारित जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनके नियम कानून के आधारित उनको यांत्रिकी बोलते हैं, यानी मैकेनिक्स बोलते हैं। तो यांत्रिकी में सामान्य कौन कौन से बल हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि यांत्रिकी में हमारा सामना कई प्रकार के बलों से होता है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल सर्वव्यापक है। तो कहने का मतलब है कि बल तो बहुत सारे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे जो है व्यापक है और हर जगह पाया जाएगा। आपको पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व बल का अनुभव करती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आकाशीय पिंडों की गतियों को नियंत्रित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी दूरी पर बिना मध्यवर्ती माध्यम के कार्य कर सकता है। तो ध्यान दीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लगने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जबकि बीच में निर्वात है, कुछ भी नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसी दूरी पर बिना मध्यवर्ती माध्यम के कार्य कर सकता है, यानी कोई बीच का बिचौलिया ना भी हो, कोई माध्यम ना भी हो, तो भी ये काम करता है। यांत्रिकी में सामान्यतः आने वाले सभी बल संपर्क बल हैं। जितने भी बल यांत्रिकी में आते हैं सामान्यतः कह रहा है संपर्क बल है। अंग्रेजी में इनको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे कि आपस में संपर्क यानी कांटेक्ट है, तो उस कारण जो बल है। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, किसी पिंड पर संपर्क बल किसी अन्य पिंड ठोस अथवा तरल के संपर्क द्वारा उत्पन्न होता है। तो संपर्क बल जैसा नाम से पता चल रहा है कि कोई दूसरा पिंड जब संपर्क में आएगा, चाहे वो ठोस हो या तरल हो, तो ये बल उत्पन्न होगा, जिसको संपर्क बल कहते हैं। जब कई पिंड संपर्क में होते हैं, उदाहरणार्थ जैसे मेज पर रखी कोई पुस्तक, छड़ों, कब्जों तथा अन्य प्रकार के आधारों से संबद्ध दृढ़ पिंडों का कोई निकाय यानी सिस्टम, तब यहाँ तृतीय नियम को संतुष्ट करने वाले पिंडों के प्रत्येक युगल के लिए तृतीय नियम तभी लगेगा जब क्रिया प्रतिक्रिया यानी दो बलों का जोड़ा है। तो वही कह रहा है कि तब यहाँ तृतीय नियम को संतुष्ट करने वाले पारस्परिक संपर्क बल होते हैं। संपर्क पृष्ठों के अभिलंबवत संपर्क बल के घटक को अभिलंब बल अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि संपर्क पृष्ठ जो है उनके अगर लंबवत या अभिलंब कोई बल लग रहा है तो उसे अभिलंब प्रतिक्रिया या अभिलंब बल कहते हैं। संपर्क पृष्ठों के समांतर घटक को घर्षण बल कहते हैं। ध्यान दीजिए, संपर्क तल के जो समांतर होगा उसको घर्षण बल कहेंगे, और जो लंबवत होगा उसे अभिलंब प्रतिक्रिया या अभिलंब बल कहते हैं। संपर्क बल तब भी उत्पन्न होते हैं जब ठोस तरलों के संपर्क में आते हैं। तो संपर्क बल तब भी उत्पन्न होते हैं जब कोई ठोस किसी तरल के संपर्क यानी लिक्विड पदार्थ जैसे पानी है इसके संपर्क में आता है। उदाहरण के लिए जब किसी ठोस को किसी तरल में डुबाते हैं तो एक ऊपरमुखी बल यानी उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं होता है, जो उस ठोस द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, जैसा हमने आर्किमिडीज सिद्धांत में पढ़ा है। श्यान बल, वायु प्रतिरोध आदि भी संपर्क बलों के उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर के जहां भी संपर्क होगा तो वही उसे संपर्क बल कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तरल हो चाहे ठोस हो,
अगर वो किसी तल के संपर्क में आता है या किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो सब संपर्क बल के ही उदाहरण है। दो सामान्य बल कमानी बल तथा डोरी में तनाव है। दो सामान्य बल, एक कमानी बल यानी जो स्प्रिंग को दबा रहा है तथा दूसरा डोरी में तनाव है। जब किसी कमानी को किसी बाह्य बल द्वारा संपीड़ित यानी सिकोड़ा जाता है अथवा विस्तारित यानी फैलाया जाता है तब एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। अब देखें यहाँ पर शब्द आ गया है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को अंग्रेजी में रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो प्रत्यानयन का बल जैसा कि नाम से लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, यानी यह वस्तु को अपनी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो वही कह रहा है कि दो सामान्य बल कमानी बल तथा डोरी में तनाव है। जब किसी कमानी को किसी बाह्य बल द्वारा संपीड़ित अथवा विस्तारित किया जाता है तब एक प्रत्यानयन बल काम करता है। यानी जैसे उसको सिकोड़ दिया गया तो उसको फैलाकर फिर सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, या फैला दिया गया तो फिर से उसको सिकोड़ कर उसकी सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो जो बल काम करता है उसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। यह बल प्रायः संपीड़न अथवा दैर्ध्य वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो बल होता है ये संपीड़न यानी सिकोड़ा गया या फैलाया गया तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। छोटे विस्थापनों के लिए ध्यान देना। तो प्रत्यानयन बल हमारा छोटे विस्थापनों के लिए होगा। तो प्रत्यानयन बल पर ध्यान देना है कि छोटे विस्थापनों के लिए होता है। कमानीदार बल या कमानी बल F को F = kx द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ x विस्थापन है तथा k को कमानी स्थिरांक या बल स्थिरांक कहते हैं। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल आतानित अवस्था से विस्थापन के विपरीत है। तो कहने का मतलब यह है कि जिधर हमने विस्थापित किया है तो उससे जो है विपरीत अवस्था में है। यानी अगर हमने इधर को ऐसे विस्थापित किया किसी चीज को तो बल इसके उल्टा इधर को लगेगा। किसी अवितान डोरी यानी जो तनी हुई नहीं है के लिए बल नियतांक बहुत अधिक होता है। किसी डोरी के प्रत्यानयन बल को तनाव कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रत्यानयन बल को डोरी के लिए अगर माना जाए तो उसे तनाव कहते हैं। परंपरा के अनुसार समस्त डोरी के अनुदिश एक समान तनाव T मान लेते हैं। नगण्य संहति की डोरी के लिए यानी जिसका द्रव्यमान न के बराबर हो, डोरी के प्रत्येक भाग पर समान तनाव मानने की परंपरा सही है। तो हम लोग जो है डोरी की जब बात करेंगे तो डोरी के प्रत्येक जगह पर सामान्य तनाव मानेंगे कि सब जगह बराबर तनाव। अध्याय 1 में हमने यह सीखा कि प्रकृति में केवल 4 मूल बल हैं। इनमें दुर्बल तथा प्रबल बल ऐसे प्रभाव क्षेत्र में प्रकट होते हैं जिनका यहाँ हमसे संबंध नहीं है। यांत्रिकी के संदर्भ में केवल तो यांत्रिकी के संबंध में केवल गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल ही प्रासंगिक होते हैं। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल ही प्रासंगिक होते हैं। तो यहाँ ऊपर से यांत्रिकी में केवल से लेकर के यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। यांत्रिकी के विभिन्न संपर्क बल जिनका हमने अभी वर्णन किया है मूल रूप से वैद्युत बलों से ही उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जितने भी संपर्क बल हमने देखे ये सब मूल रूप से वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स से ही उत्पन्न होते हैं। तो 2 ही मूल बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल तथा
वैद्युत बल। यह बात आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकती है क्योंकि यांत्रिकी में हम अनावेशित तथा अचुंबकीय पिंडों की चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बात सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, इसलिए क्योंकि हम जिन वस्तुओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो उनमें कोई आवेश नहीं है और कोई चुंबकत्व भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे विद्युत बलों की बात कैसे की जा रही है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यह बात आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकती है क्योंकि यांत्रिकी में हम अनावेशित तथा चुंबकीय पिंडों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु सूक्ष्म स्तर पर सभी पिंड आवेशित अवयवों, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर अगर देखा जाए तो जितने भी पिंड हैं उनमें नाभिक भी होगा, उनके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, यानी परमाणु के बने होते हैं सारे पदार्थ। तो इसलिए जो है यहाँ पर वैद्युत बल भी है और जो है चुंबकीय बल भी होगा। तो वही कह रहा है कि सभी पिंड आवेशित अवयवों, नाभिकों तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं तथा आणविक संघटनों यानी अणुओं के टक्कर से, प्रतिघातों, कोलिजन तथा पिंडों की प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, उनका खिंचाव आदि के कारण उत्पन्न विभिन्न संपर्क बलों की खोजबीन से ज्ञात होता है कि अंततः ये विभिन्न पिंडों के आवेशित अवयवों के बीच वैद्युत बल ही है। तो कुल मिलाकर के मूल रूप से दो ही बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल है। जितने संपर्क बल हैं सब वैद्युत बल के ही स्वरूप हैं। इन बलों की विस्तृत सूक्ष्म उत्पत्ति के विषय में जानकारी जटिल है तथा स्थूल स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से उपयोगी नहीं। यही कारण है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के बलों के रूप में माना जाता है तथा उनके अभिलाक्षणिक गुणों का आनुभविक निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फिगर बनाए गए हैं तो इनको देख लेते हैं। कह रहा है यांत्रिकी में संपर्क बलों के कुछ उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिखा रहा है कि यहाँ पर एक पानी गिलास में ले लिया है या कोई लिक्विड होगा, द्रव तरल पदार्थ, उसमें एक गुटका पड़ा हुआ है, उंगली से दाब रहा है। तो इसका मतलब ये गुटका ऊपर आना चाहता है। जब उंगली से दाब रहा है मतलब ऊपर ना है, इसलिए उंगली से दाबना पड़ रहा है। इसका मतलब इसमें संपर्क बल लग रहा है इस तरल के कारण। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बना है, लेकिन ये हाथ से एक डंडे को पकड़ा गया है और किसी लिक्विड को इधर उधर किया जा रहा है, तो उसके संपर्क में आने पर हमें हाथ से बल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो संपर्क में है ये लकड़ी का टुकड़ा, ये डंडा, उसमें बल लग रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें एक mg यानी भार का कोई टुकड़ा लटकाया गया नीचे पिंड, तो ये स्प्रिंग खींच जा रही है। तो ये देखिए kx लिखा है जिसको स्प्रिंग का नियतांक कहते थे। x हमारा कितना खींच गई वो है, कितना विस्थापन या कितना खींच गई। तो इसमें भी देखिए बल लग रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस तरह से कोई मशीन है, इससे यहाँ पर ऐसे टांगा गया है कोई पिंड, तो ये देखिए तनाव बल यहाँ पर लग रहा है। तो ये सब उदाहरण दे करके समझाया गया। अब देखिए आगे स्टडी करेंगे हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में देखें तो कहते हैं घर्षण। तो अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि घर्षण जो है संपर्क तलों के समांतर जो बल लगता है उसको घर्षण कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत जो लगता है उसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो कह रहा है आइए फिर से क्षैतिज मेज पर रखे m संगत यानी m द्रव्यमान के पिंड वाले उदाहरण पर विचार करें। तो देखिए कह रहा है कि आइए फिर से क्षैतिज मेज पर रखे m संगत के पिंड वाले उदाहरण पर विचार करें। गुरुत्व बल mg को मेज का अभिलंब बल n निरस्त कर देता है। यहाँ पर देखिए
ये पूरा एकदम सीधी रेखा रहेगी। तो इसमें देखें नीचे की ओर इसका जो पृथ्वी खींचेगी तो भार काम करेगा mg, और इस जो मेज की सतह है इसके कारण अभिलंब बल ऊपर की ओर काम करेगा, जिसको रिएक्शन या प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये r mg के बराबर होगा, और चूंकि विपरीत है इसलिए r प्लस mg इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी नेट बल 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लिखा गया। तो इसीलिए कह रहा है कि गुरुत्व बल mg को मेज का विलंब बल n निरस्त कर देता है, जिसे हमने r कहा था उसे ये n कह रहा है। n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अब मानिए कि पिंड पर कोई बाह्य बल F क्षैतिजतः आरोपित किया जाता है। अब हमको ये मानना है कि पिंड पर कोई बाह्य बल F क्षैतिजतः आरोपित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, ये बल, ये जो स्पर्श तल है उसके क्षैतिज है, यानी समांतर है। अनुभव से हमें यह ज्ञात है कि परिमाण में छोटा बल आरोपित करने पर पिंड को गतिशील करने में अपर्याप्त हो सकता है। तो अगर जो है कम बल लगाएं, छोटा बल लगाएं, तो हो सकता है पिंड जो है यहाँ से खिसके ना आगे को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कम बल लगाया जाएगा तो ये पिंड को अपने स्थान से विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है कि अनुभव से हमें यह ज्ञात है कि परिमाण में छोटा बल आरोपित करने पर पिंड को गतिशील करने में अपर्याप्त हो सकता है, परंतु यदि आरोपित बल ही पिंड पर लगा एकमात्र बाह्य बल है तो यह बल परिमाण में चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, पिंड को F/m त्वरण से गतिशील होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि परंतु यदि आरोपित बल ही पिंड पर लगा एकमात्र बल है, इस बल के अलावा अगर और कोई बल नहीं लग रहा है, यानी घर्षण बल नीचे नहीं लग रहा है, तो पिंड को चलना चाहिए त्वरण से। क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए भाई, क्योंकि ये स्थिर है, इसका मतलब कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अब कोई बल बाहर से लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसको चलना चाहिए, यानी त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि परंतु यदि आरोपित बल ही पिंड पर लगा एकमात्र बल है तो यह बल परिमाण में चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पिंड को F/m त्वरण से चलना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। यह बराबर ma होता है तो a बराबर F/m, तो त्वरण कितना होगा? a बराबर F/m। तो इसीलिए कह रहा है F/m त्वरण से गतिशील होना चाहिए। स्पष्ट है कि अगर पिंड विराम में है तो पिंड पर कोई अन्य बाह्य बल क्षैतिज दिशा में कार्य करने लगा है जो आरोपित बल F का विरोध करता है। जाहिर सी बात है, अगर ये बल लगाने पर चल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके विरोध में कोई बल लग रहा है, तभी इस बल के लगाने पर ये पिंड नहीं चल रहा। तो वो कौन सा विरोधी बल है? ये देखिए, इसके उल्टा लग रहा है Fs, यानी घर्षण बल, जो इस पिंड और ये नीचे वाली सतह के बीच में लग रहा है। फलस्वरूप पिंड पर नेट बाह्य बल शून्य हो जाता है। तो जितना बल लगाते हैं उसके विरोध में इधर को बल लगता है, जिससे नेट बल शून्य हो जाता है, इसलिए वस्तु अपनी जगह पर बनी रहती है। अतः विरोधी बल Fs जो मेज के संपर्क में पिंड के पृष्ठ के समांतर लगता है, घर्षण बल अथवा केवल घर्षण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, विरोधी बल यानी जो बल लगा रहे हैं उसके विरोध में, जो संपर्क तल के समांतर तथा जो बल लगा रहे हैं उसके विपरीत लग रहा है, तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं। चित्र 5.10 का ए, ये जो दिखाई दे रहा है, इधर को लगा रहे हैं बल, तो देखिए इधर को लग रहा है इसके संपर्क तल पर, यानी यही घर्षण बल है, इसकी दिशा के विपरीत है। यहाँ पदाक्षर यश को स्थैतिक घर्षण के लिए प्रयोग किया गया है। यश जो लगाया गया है Fs, यह स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है, उसके लिए लिखा गया, तो ध्यान देना। ताकि हम इसकी गतिज घर्षण F के जिसके विषय में बाद में विचार करेंगे, चित्र 5.10 भी अभी देखेंगे, से भिन्न पहचान कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हमने Fs कहा है, ये गतिज घर्षण है, यानी के का मतलब काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो के का मतलब काइनेटिक, F का मतलब फ्रिक्शन, यानी गति जब कर रहा है पिंड उस समय के घर्षण को F के कहते हैं। तो इससे पहचान कर सकें कि ये स्थैतिक है, ये गतिज है, यानी गति जब कर रहा है तब का घर्षण है, और जब पिंड स्थिर है तब का घर्षण है। तो इसलिए इसको स्टैटिक, इसको गतिज, यानी इसको स्थैतिक, इसको गतिक बोलते हैं। ध्यान दीजिए, स्थैतिक घर्षण का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब तक कोई वायु बल आरोपित नहीं होता तब तक स्थैतिक घर्षण भी नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जाहिर सी बात है कि कोई पिंड स्थिर है, जब कोई उसमें बल लगता है तो उसी बल के कारण उसके विरोध में बल लगता है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया में हमने पढ़ा था कि जब क्रिया ही नहीं होगी तो प्रतिक्रिया का क्या मतलब है। अगर दीवार में हम धक्का नहीं देंगे तो दीवार पे कोई बल लगेगा नहीं, जब दीवार पे धक्का मारेंगे तभी दीवार भी हमारे पे धक्का मारेगी। तो यही कह रहा है कि जब तक कोई बल नहीं लगेगा तो स्थैतिक घर्षण का कोई मतलब नहीं है। जिस क्षण कोई बल आरोपित होता है उसी क्षण घर्षण बल भी लगने लगता है। जाहिर सी बात है कि बल वही है जो हम लगा रहे हैं, बस उसके विरोध में है और उसी के कारण उत्पन्न हो रहा है। जिस क्षण कोई बल आरोपित होता है उसी क्षण घर्षण बल भी लगने लगता है। पिंड को विराम में रखते हुए जब आरोपित बल F बढ़ता है तो आरोपित बल के समान व विपरीत दिशा में रहते हुए Fs यानी स्थैतिक घर्षण भी एक सीमा तक बढ़ता है, अतः इसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण समुपस्थित गति का विरोध करता है। ध्यान दीजिए, जो स्थैतिक घर्षण है वो ये प्रयास करता है कि वस्तु गति न करने पाए, तभी तो जो बल लगाया जा रहा है उसके विरोध में लग रहा है, यानी उसकी स्थिति को बनाए रखना चाहता है कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहे, उस स्थिति को बनाए रखना चाहता है। समुपस्थित गति का तात्पर्य ऐसी गति से है जो तभी होगी जब किसी आरोपित बल के अंतर्गत घर्षण अनुपस्थित हो। तो कहने का मतलब है कि समुपस्थित गति का तात्पर्य ऐसी गति है जो तभी होती है जब किसी आरोपित बल के अंतर्गत घर्षण अनुपस्थित हो। अब चूंकि ऐसा नहीं हो सकता कि घर्षण अनुपस्थित हो, तो इसीलिए लिखा है कि परंतु वास्तव में होती नहीं है। तो समुपस्थित गति वास्तव में होती नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे होगा कि घर्षण एकदम अनुपस्थित हो, कुछ न कुछ घर्षण होगा। अब देखिए, नीचे कह रहा है कि हम अनुभव से यह जानते हैं कि जैसे आरोपित बल एक निश्चित सीमा से बढ़ता है तो पिंड गति आरंभ कर देता है। बल लगाते रहे, कुछ समय ज्यादा बल लगाएंगे तो पिंड जो है अपनी गति आरंभ कर देता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान यानी Fs अधिकतम, सीमांत का मतलब यहाँ से सीमा का अंत है, यानी लिमिटिंग मान, लिमिटिंग वैल्यू। तो वही कह रहा है कि प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का सीमांत मान यानी लिमिटिंग वैल्यू Fs अधिकतम यानी Fs मैक्स संपर्क पृष्ठ के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता तथा अभिलंब बल N के साथ
लगभग इस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो सीमांत घर्षण का अधिकतम मान है, ध्यान दीजिए अधिकतम वर्ड लिखना जरूरी है। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, स्थैतिक फ्रिक्शन नहीं, स्थैतिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान μs(n) के बराबर है। यहाँ पर अधिकतम मान की बात हो रही है, इसको ध्यान देना। तो μs अधिकतम यानी वो fs अधिकतम यानी fs max इक्वल टू μs(n). यहाँ μs आनुपातिक स्थिरांक है, तो यहाँ पर μs आनुपातिक स्थिरांक है जो केवल संपर्क पृष्ठों के युगल की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, केवल नेचर पर निर्भर करता है, संपर्क पृष्ठों के, और ये आनुपातिक स्थिरांक है। आनुपातिक स्थिरांक को अंग्रेजी में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हेलो, तो अनुपातिक स्थिरांक को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलेंगे अंग्रेजी में, जो केवल संपर्क पृष्ठों के युगल की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। तो जो संपर्क पृष्ठ है, ये नीचे वाला, इसका संपर्क पृष्ठ गुटके का ये है और नीचे मेज है उसका है, तो ये जो युगल मतलब जोड़े हैं, इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इस स्थिरांक μs को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। स्थैतिक घर्षण नियम को इस प्रकार लिखा जाता है, स्थैतिक घर्षण को इस तरह लिखा जाता है कि इसकी वैल्यू जब μs(n) से कम या इसके बराबर होती है, तो स्थैतिक घर्षण की जो वैल्यू है वो μs(n) यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक गुणे नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया जो है उससे कम या उसके बराबर होती है, उससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए फिगर देख लेते हैं, कह रहा है स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण। ये जो है स्थैतिक यानी पिंड जब स्थिर है तब घर्षण है Fs, और ये जब फिसल रहा है पिंड, स्लाइडिंग कर रहा है, सर्पी मतलब स्लाइडिंग यानी फिसल रहा है, ऐसे पहिया जैसे नहीं चल रहा, फिसल रहा है, तो वही कह रहा है सर्पी घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ए में क्या है, स्थैतिक घर्षण पिंड की समुपस्थित गति का विरोध करता है। जब बाह्य बल स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से बढ़ जाता है तो गति आरंभ होती है। तो स्थैतिक घर्षण से जब अधिकतम सीमा से बढ़ जाता है बाह्य बल तभी गति होती है। ये जो है इससे जब ज़्यादा बल लगता है, एक बार जब पिंड गतिशील हो जाता है उस पर सर्पी अथवा गतिज घर्षण कार्य करने लगता है तो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ये कह रहा है कि जब एक पिंड जो है गतिशील हो जाता है तो उस पर सर्पी या गतिज घर्षण जो है Fk जिसको कहते हैं, स्मॉल Fk, ये कार्य करने लगता है जो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करता है, जो कि इस गति का विरोध करता है जो संपर्क तलों के बीच गति हो रही है। ये पिंड इधर को जा रहा है तो एक तरह से ये पृष्ठ नीचे को इधर को जा रहा है, तो इनकी गति का विरोध करता है।
गतिज घर्षण प्राय स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से कम होता है। इस बात को ध्यान देना कि जो गतिज घर्षण हमारा होता है वो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से, ध्यान दीजिए, स्थैतिक घर्षण से अधिक नहीं होता है, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से कम होता है गतिज वाला। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि आरोपित बल F का मान Fs अधिकतम से अधिक हो जाता है तो पिंड पृष्ठ पर सरकना आरंभ कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि लगाया गया बल अगर घर्षण बल से अधिक हो जाएगा तो पिंड उस पृष्ठ पर सरकने लगेगा, यानी फिसलने लगेगा, यानी स्लाइडिंग करने लगेगा। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि जब आपेक्ष गति आरंभ हो जाती है तब घर्षण बल अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल Fs अधिकतम से कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब तक पिंड स्थिर है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो गति करने लगता है तो जो स्थैतिक घर्षण है उसका जो है अधिकतम स्थैतिक घर्षण जो होता है उससे कम हो जाता है मान घर्षण का। स्थैतिक घर्षण जितना कम होता है उससे कम मान हो जाता है घर्षण बल का। तो कहने का मतलब है कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जितना होता है बाकी सारे उससे कम होते हैं। वो घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है गतिज अथवा सर्पी घर्षण कहलाता है। इसे F के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो गतिज घर्षण को जब गति करने लगे वस्तु तो उसी को हम गतिज घर्षण या विसर्पी घर्षण कहते हैं, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसीलिए F के लिखा। स्थैतिक घर्षण की भांति गतिज घर्षण भी संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी घर्षण संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, साथ ही यह आपेक्ष गति के वेग पर भी निर्भर नहीं करता है, साथ में जो गति हो रही है उस पर भी निर्भर नहीं करता है। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है कि न क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, न गति पर आपेक्षिक गति पर निर्भर कर रहा है, सापेक्ष गति पर भी नहीं निर्भर कर रहा है। ये उन पृष्ठों के नेचर पर निर्भर करता है। यह एक नियम जो स्थैतिक घर्षण के लिए नियम के समरूप है को संतुष्ट करता है। तब यहां पर जो है Fk इक्वल टू हमारा म्यू के एन हो जाएगा। ये गतिज घर्षण है। जैसे Fs जो था वो जो है म्यूएस एन यानी स्टैटिक जो स्थिर गुणांक था, घर्षण गुणांक था और नॉर्मल रिएक्शन थी उससे कम या उसके बराबर था। अब आगे देखते हैं। यहाँ म्यू के गतिज घर्षण गुणांक है जो केवल संपर्क पृष्ठों के युगल की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर वही आ गया। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के ध्यान देना है कि जो घर्षण गुणांक है ये जो संपर्क वाले तल हैं, संपर्क वाले तलों का जो जोड़ा है उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, न क्षेत्र पर निर्भर करता है, न अपेक्ष गति पर निर्भर करता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, प्रयोग यह दर्शाते हैं कि म्यू के म्यूएस से कम होता है। हमने पढ़ा है कि म्यू के हमेशा म्यूएस से कम होगा। जब आपेक्ष गति आरंभ हो जाती है तो द्वितीय नियम के अनुसार गतिमान म्यू के म्यूएस से कम होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है जब आपेक्ष गति आरंभ हो जाती है यानी दोनों सतह जो संपर्क में है वो गति करने लगते हैं, भाई आगे की ओर पिंड को ले जाएंगे तो जो संपर्क तल नीचे वाला है वो पीछे को एक तरह से गति करता है। गति तो नहीं करता, अगर मेज स्थिर है तो मेज स्थिर रहेगी, लेकिन वो तल जो संपर्क तल है वो तो पीछे की ओर जाता महसूस होगा। यानी इसीलिए आपेक्ष गति शब्द इस्तेमाल कर रहा है, गति शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो वही कह रहा है द्वितीय नियम के अनुसार गतिमान तो द्वितीय नियम के अनुसार गतिमान पिंड का त्वरण
एफ माइनस एफ के अपान एम होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। भाई जो बल लग रहा है वो जितना बल लगेगा उसमें से गतिज घर्षण बल घटा देंगे तो जो बचेगा उसी के कारण वस्तु में गति हो रही है, क्योंकि ये जो बल है उसमें से इतना बल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विरोध में है, और जब ये बल एक्स्ट्रा होगा जो उसी के कारण गति होगी, तो इसीलिए एफ माइनस एफ के इक्वल टू यमे हो जाएगा। तो ए इक्वल टू एफ माइनस एफ के अपान एम हो जाएगा। वही चीज लिखा है एफ माइनस एफ के अपान एम, ये त्वरण होगा। तो वही कह रहा है कि पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ के अपान एम होता है एक समान वेग से गतिमान पिंड के लिए। अब देखिए जब पिंड एक समान गतिमान होगा तो इसका मतलब उस पर कोई नेट बल काम नहीं करेगा। देखिए बल काम करेगा, नेट बल नहीं काम करेगा, यानी कुल बल 0 होगा। इसका मतलब लगा हुआ बल और फ्रिक्शन बल बराबर होंगे, इसीलिए एफ इक्वल टू एफ के कह रहा है। अब चूंकि लगा हुआ बल और जो गतिज फ्रिक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि वस्तु आगे की ओर चलेगी तो बल आगे की ओर लगेगा और घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, तो एफ और एफ के विपरीत दिशा में होंगे परंतु परिमाण बराबर होगा। तो एफ माइनस एफ के कह सकते हैं। यह एफ जब माइनस के इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो एफ प्लस एफ के इक्वल टू 0 होगा, यानी नेट वाय बल 0 होगा, तभी वस्तु एक समान गति से चलेगी। तो इसीलिए कह रहा है कि एक समान वेग से गतिमान पिंड के लिए एफ बराबर एफ के। वाह बल गतिज घर्षण बल के जब बराबर होगा तभी जो है एक समान वेग से वस्तु गति करेगी, क्योंकि एक समान वेग से गति के लिए नेट बल 0 होना चाहिए। तो एफ अपान एफ बराबर एफ के होगा, तभी एफ प्लस एफ के बराबर 0 होगा, क्योंकि विपरीत में लगता है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे अगर हम सदिश की बात करेंगे, यहाँ केवल परिमाण की बात हो रही। तो वही कह रहा है कि यदि पिंड से आरोपित बल को हटा दिया जाए तो उसका त्वरण माइनस एफ के बाई एम होता है और अंतिमतः पिंड रुक जाता है। तो अगर हम आरोपित बल को हटा लें तो ये बल हटा लेंगे तो वस्तु कुछ दूर पर गति करेगी, किसके कारण, कुछ दूर पर गति करेगी क्योंकि विरोधी बल जो एफ के है उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो अब कुछ देर में उसका त्वरण, तो विरोधी बल उसको रोकने का प्रयास करेगा, तो विरोधी बल कौन है, एफ के, यही गतिज घर्षण है जो इस एफ का विरोध कर रहा है। तो विरोधी बल के लिए हम माइनस एफ के लिखेंगे, तो माइनस एफ के लिख दिया गया। विरोधी बल, अगर विरोधी त्वरण कहेंगे तो माइनस एफ के इक्वल टू एम ए लिखेंगे, तो ए बराबर माइनस एफ के बाई एम हो जाएगा। तो ए वही ए त्वरण है। इसीलिए कह रहा है कि यदि पिंड से आरोपित बल को हटा लें तो उसका त्वरण माइनस एफ के बाई एम होता है और अंतिमतः पिंड रुक जाता है, और अंत में पिंड रुक जाएगा क्योंकि ये विरोधी बल है। माइनस का मतलब उल्टा दिशा में लग रहा है जिधर ये बल काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ देर में रुक जाएगा। ऊपर वर्णन किए गए घर्षण के नियम को मूल नियमों की उस श्रेणी में नहीं माना जाता जिसमें गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बलों को माना जाता है। ये आनुभाविक संबंध है जो केवल सीमित प्रभाव क्षेत्रों में ही सन्निकटता सही है। तो ये कह रहा है इन बलों में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये हमारे अनुभव का एक विषय है। ये आनुभाविक संबंध है जो केवल सीमित प्रभाव क्षेत्रों में ही सन्निकटता सही है। फिर भी ये नियम यांत्रिकी में व्यवहारिक परिकरणों में बहुत लाभप्रद है। इस प्रकार जब दो पिंड संपर्क में होते हैं तब प्रत्येक पिंड अन्य पिंड के द्वारा संपर्क बल का अनुभव करता है। परिभाषा के अनुसार घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों के समांतर घटक होता है। पीछे हम इसको अंडरलाइन कर चुके हैं। ऐसी बात है कि घर्षण इस पृष्ठ पर लगेगा तो बल इधर को लगेगा, तो घर्षण इधर को, तो जो बल लग रहा है ये पृष्ठ है उसके समांतर है इसका घर्षण बल। तो वही कह रहा है कि परिभाषा के अनुसार घर्षण बल संपर्क बल का
संपर्क पृष्ठों के समांतर घटक होता है, जो दो पृष्ठों के बीच समुपस्थित अथवा वास्तविक आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ध्यान दीजिए, घर्षण बल गति का नहीं वरन आपेक्षिक गति का विरोध करता है। फिर वही बात आ गई, गति का नहीं आपेक्षिक गति का, यानी दोनों पृष्ठों की गति। भाई दोनों पृष्ठ में से अगर मेज पर रखा है तो मेज थोड़ा गति कर रही है, उसका पृष्ठ में आपेक्षिक गति हो रही है, क्योंकि पिंड गति कर रहा है तो उसका जो सतह है मेज का वो पीछे की ओर जा रहा है। इसका मतलब ऐसा महसूस होता है कि वो भी गति कर रहा है, तो इसी को आपेक्षिक गति कहेंगे। त्वरित गति से गतिमान रेलगाड़ी के किसी डिब्बे में रखे बॉक्स पर विचार कीजिए। यदि बॉक्स रेलगाड़ी के साथ आपेक्ष स्थिर है तो वास्तव में वो रेलगाड़ी के साथ त्वरित हो रहा है। अगर वो स्थिर रखा हुआ है कोई पिंड या कोई बॉक्स रेलगाड़ी में, तो इसका मतलब रेलगाड़ी का जितना त्वरण है उस पिंड का भी है, उस बॉक्स का भी उतना ही त्वरण है। वो कौन सा बल है जो बॉक्स को त्वरित कर रहा है? तो स्पष्ट है कि क्षैतिज दिशा में एक ही कल्पनीय बल है और वो है घर्षण बल। तो घर्षण बल के कारण वो बॉक्स अपनी जगह स्थिर है, रेलगाड़ी त्वरण से चल रही तब भी वो पीछे को नहीं जा रहा है, क्योंकि घर्षण बल उसको रोके हुए है। यदि कोई घर्षण नहीं है तो रेलगाड़ी के डिब्बे का फर्श तो आगे की ओर सरकेगा तथा जड़त्व के कारण बॉक्स अपनी आरंभिक स्थिति पर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है जड़त्व नहीं, घर्षण नहीं होता तो ये बॉक्स अपनी ही जगह रहता और पिंड आगे की ओर, रेलगाड़ी के जो नीचे वाली फर्श है वो आगे खिसक जाती। तो इससे होता क्या? इससे ये होता कि जड़त्व के कारण बॉक्स अपनी आरंभिक स्थिति पर ही रहेगा तथा रेलगाड़ी के डिब्बे की पिछली दीवार से टकराएगा, क्योंकि वो अपनी जगह पर रहेगा और रेलगाड़ी का फर्श आगे निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि डिब्बा बॉक्स हमको ऐसा प्रतीत होगा जैसे पीछे को चल रहा है, चल नहीं रहा, वो स्थिर है। वास्तव में रेलगाड़ी आगे को चल रही है, रेलगाड़ी का फर्श आगे को चल रहा है जिसमें डिब्बा रखा है, लेकिन फिर भी चूंकि रेलगाड़ी के फर्श आगे चल रही है तो डिब्बा पीछे जाएगा और पीछे वाले दीवार से टकरा जाएगा। इस समुपस्थित आपेक्षिक गति का स्थैतिक घर्षण एफएस द्वारा विरोध किया जाता है। यहाँ स्थैतिक घर्षण बॉक्स को रेलगाड़ी के अपेक्ष स्थिर रखते हुए रेलगाड़ी के समान त्वरण प्रदान करता है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण एफएस ही है जो उसको स्थिर रखता है बॉक्स को और रेलगाड़ी के समान त्वरण उसमें। अब देखिए आगे क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।